देखिए अभी ना दुनिया एक अलग पूरा डायनामिक सिचुएशन में चल रही है, जहाँ पे इंडिया अपना बात कर रहा है कि हम कैसे 5 ट्रिलियन जाएं एंड कैसे हम उसके बियॉन्ड जाएं एंड कैसे हम बाई 2047 एक डेवलप्ड कंट्री बने रहें। बिकॉज वो हमारे इंडिपेंडेंस का 100 साल हो चुका होगा, तो उस समय तक हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो ये सारी हमारी प्लानिंग है कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं। बट उसके लिए ना कोई भी इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए ना कोई एक पर्टिकुलर ड्राइवर होना चाहिए जो मार्केट को इस तरीके से ड्राइव कर पाए एंड हमारे पूरे जीडीपी को इस तरह से ड्राइव कर पाए। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे सर्विसेज ने, जैसे हमारी जो टॉप आईटी कंपनीज हो गई या हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज हो गए, हमारी बैंकिंग कंपनीज हो गई, इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी जीडीपी को ग्रो करने में इन लास्ट 40 ईयर्स। मतलब 1980s का इंडिया और आज का 2024 का इंडिया, यानी कि 1985 से के बाद से लेके अब तक का इंडिया में बहुत चेंजेस हैं। ये तो हमारे स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है। उस समय सेंसेक्स अगर 100 पे था, आज 80,000 पे है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि लास्ट 40 ईयर्स में हमने कितना ग्रो किया। तो वो हमारा पीक ग्रोथ पीरियड रहा और हमने ग्रो किया। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का था। हमारा जीडीपी मेनली 3 सेक्टर से बना हुआ है: एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज हमने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। अब वो क्या होता है, कोई भी एक सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए तो पीक आउट करता है, फिर आता है नेक्स्ट सेक्टर को लीड लेना पड़ता है। एग्रीकल्चर से लीड की हम उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज एग्रीकल्चर उतना वैल्यू एडिशन जीडीपी में नहीं प्रोवाइड करता है। इन टर्म्स ऑफ यूएन नहीं, बहुत वैल्यू है उसकी, बट जीडीपी में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो नेक्स्ट ड्राइवर कौन हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये बजट ले लीजिए या इसके प्रीवियस बजट ले लीजिए, आप नोटिस करिए गवर्नमेंट ने हर चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ ना कुछ पीएलआई स्कीम लेके आया है। कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हमारी ये सब्सिडी रहेगी, हमारी वो सब्सिडी रहेगी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको डेटा शेयर करूं तो ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर ही हम ना ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से कर रहे होंगे अपने जीडीपी में। तो ये डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि मतलब 2 साल के अंदर ही 1 ट्रिलियन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से करने वाले हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना फास्ट ग्रो करने वाला है, राइट? अब ये होगा क्यों? पहला चीज तो क्या है कि देखिए, चाइना+1 का एक एडवांटेज है हमारे पास, राइट? चाइना+1 में सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कंट्री इंडिया की मानी जाती है। तो चाइना+1 में जितने भी कंपनीज जो यूएस के या फिर ग्लोबल जाइंट्स के चाइना मैन्युफैक्चर करते थे, वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करने की बात करेंगे। तो वो एक हमको एडेड एडवांटेज देता है। सेकेंड चीज, जो गवर्नमेंट के पीएलआई वगैरह हैं, वो बेनिफिट आपको पास ऑन हो जाता है, तो कंपनीज के लिए वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, तो उनके लिए वो एडवांटेज है। प्लस क्या है कि इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका डिमांड भी उसी तरह से है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको चीजें बना के एक्सपोर्ट ही करनी है, आपका कंजम्पशन यहाँ पे भी हो जाएगा। और प्लस गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स ना इसको फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ना लेबर इंटेंसिव होता है। एंड जिस तरह से इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, हमको लेबर इंटेंसिव काम में ही दिमाग लगाना होगा, जिससे क्या हो कि हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उससे हमको हेल्प भी मिले। एडिशनली अगर हम बात करें ना कि एक नॉर्मल स्किल्ड वर्क फोर्स या एक नॉर्मल लो कॉस्ट वर्क फोर्स की, तो उसका भी इंडिया में बहुत एडवांटेज है, राइट? तो ये तो समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है एंड इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी तरह का ना एक अपॉर्चुनिटी सर्च करके लेके आया है पीएनबी मेटलाइफ, जिनका एक एनएफओ लॉन्च हो रहा है। एंड ये एनएफओ का स्टार्टिंग एनएवी 10 रहेगा एंड ये 15 अगस्त तक, हमारे इंडिपेंडेंस डे तक ही इसमें एनएफओ में पैसा अलाउड है। तो आप उस समय तक चाहे तो इस एनएफओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें क्या आपको एडवांटेज मिलेगा कि बस आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है ना इंडिया का, वो बेनिफिट आपको लेने वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको ना एक काम करता हूँ, मैं आपको ना पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग का हमारा इतना पुश चल रहा है एंड क्यों वो ज़रूरी है। और लास्ट में बताऊंगा कि फिर इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये एक अच्छा एनएफओ है जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग सोच रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा एनएफओ है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा डिटेल में सुनिए एंड समझिए। जैसा मैंने बताया, पूरा एक चेन चलता है। तो कैसे होता है कि जैसे इंडिया में मिडिल क्लास अच्छा पॉपुलेशन बना, उनका इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, उसका उसी कारण प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसी कारण कंपनी में प्रॉफिट्स आएंगे, उसी कारण जीडीपी इंक्रीज होगा। ये पूरा एक चेन है। धीरे 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 ये पिरामिड और शिफ्ट हो रहा है और मिडिल क्लास धीरे 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 धीरे
और ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। ऐसा आप कह सकते हैं कि सर कुछ मिडिल क्लास लोगों का इनकम थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन मिडिल क्लास वो धीरे धीरे डेली बढ़ते ही जा रहा है। तो वो क्या होगा कि आपके पॉइंट वाइज डिफरेंस रहेगा। प्लस इंडिया में ना जो एस्पिरेशन है ना वो थोड़ा चेंज होते जा रहा है। अभी मैं आपका एग्जांपल आपको दूंगा। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले नॉर्मल ट्रेन चलती थी और अभी वंदे भारत वगैरह भी लॉन्च हुई हैं। वंदे भारत मॉडल में ही स्लीपर ट्रेन्स एंड बहुत सारी उस तरह की ट्रेन्स लॉन्च होने वाली हैं, तो वो रेलवे सेक्टर को बूस्ट करेगा। इतने सारे आप नोटिस करोगे, पहले लोग सोचते थे कि हम कैसे जाएं फ्लाइट में, खाली मेजर सिटीज़ में फ्लाइट होती थी। अब छोटे छोटे सिटीज़ में फ्लाइट उड़ने लग गई हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है, फिर आपका इसका भी नेटवर्क बढ़ रहा है, एयरपोर्ट्स का नेटवर्क बढ़ रहा है। एंड अभी तक इंडिया में सिर्फ पोर्ट्स का जो प्लानिंग था वो सिर्फ मेजर गिन के, मतलब हमारे पोर्ट्स कुछ कुछ ही होते थे जिस पर कार्गो हैंडलिंग होती थी। आगे चल के बहुत बड़ा पोर्ट का हब इंडिया को बनाने की बात चल रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल आपका करने वाला है हमारे पोर्ट्स का भी। तो वो एक रहेगा। रोड की कनेक्टिविटी आप देखी नहीं, यस थोड़े चैलेंजेस हैं उसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, बट कुछ चैलेंजेस वहाँ पे हैं। तो धीरे धीरे वो ग्रोथ हो रहा है। प्लस इतना जो आपसे टोल कलेक्शन हो रहा है उससे रोड ही तो बनना है, तो वो बनने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि इतने सारी चीज़ें एडवांटेज होंगे। मैं अगर एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपको, तो इतने सारे चीज़ें, मतलब कितना रोड्स है, कितना वंदे भारत है, कितना प्लानिंग है, कितने मेट्रो रेल्स हैं, ये सब आपको आपको दिखेगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें एक साथ इंडिया में चेंज हो रही हैं। तो अब क्या है कि इंडिया में ना मैन्युफैक्चरिंग का, और प्लस पता है क्या, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप अगर ये आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं कि ये कंपनी ने ये मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया, ये मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया, एप्पल ने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, एंड ये सब इतना कुछ चल रहा है। तो सिर्फ एक दो जगह नहीं, हर चीज में, हर फील्ड में। एंड एक दो लोग नहीं कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं इसको। मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ एक जन कर रहा है या दो जन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, राइट। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टॉक्स है ना वो काफी अच्छा भागे हैं। तो जो मैं निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात कर रहा था ना, मैं जो अभी जिस फंड की बात कर रहा था ना थोड़ा देर पहले, पीएनबी मेटलाइफ का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, उसका एडवांटेज क्या है कि जो स्क्रीन पे आपको कंपनीज दिख रही है ना, ये सब इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, एंड ये इन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। तो क्या हो गया कि एक तरह से आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया की ये सारी टॉप कंपनीज हैं, एंड ये कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हमेशा ग्रो करती रहेंगी। एंड जब ये ग्रो करेंगी तो आपका फंड भी ग्रो करता रहेगा, और ये इंडिया की सारी टॉप कंपनीज है, राइट। प्लस अगर हम बात करें ना कि इस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से रिटर्न कितना दिया है, तो लास्ट 5 ईयर्स में इसका एवरेज CAGR 30% का है, राइट। तो काफ़ी अच्छा है। एंड बेस्ट पार्ट इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पीएनबी मेटलाइफ का कैसा है ना, कि पीएनबी मेटलाइफ, मेटलाइफ ग्लोबल या मेटलाइफ इनकॉर्पोरेटेड जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है, और पीएनबी का कोलैब है। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। एंड इनके कैसा है ना कि काफ़ी सारे इनके ब्रांचेस वगैरह हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अच्छा खासा है इनका। क्लेम्स रेशियो 99.2% है, तो क्लेम में भी बहुत अच्छा है, राइट। और इन्होंने ना कुछ दिन पहले एक मिड कैप फंड लॉन्च किया था जो ऑलमोस्ट 32% CAGR पे चल रहा है, जो कि इंडेक्स से काफ़ी बेटर है। एंड बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने कुछ दिन पहले एक स्मॉल कैप लॉन्च किया था, उसमें भी चल रहा है। तो ये दोनों आपके एडवांटेज हो गए। खाली इतना ही एडवांटेज नहीं है, मैं और भी एडवांटेजेस इसका बता देता हूँ। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है कि चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें कैसा है कि आप जैसे ही इसको पॉलिसी को लेंगे ना, तो आपका जो भी आपका वो रहेगा प्रीमियम, ठीक है, आपके प्रीमियम का ना एक अच्छा खासा पोर्शन, ऑलमोस्ट 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, आपको एक इंश्योरेंस कवर फर्स्ट डे से मिल जाता है। तो वो आपको एडवांटेज देता है। प्लस ये 80C में टैक्स रिडक्शन भी इसका मिलता है अगर आपका प्रीमियम पेड अप टू 2.5 लाख है। प्लस विड्रॉल भी टैक्स फ्री रहेगा। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अभी आपको टैक्स लगने लग गया है ना, म्यूचुअल फंड्स में भी नॉर्मल टैक्सेशन लगने लग गया है, लॉन्ग टर्म में भी उनमें 12.5% टैक्स है, इसमें टैक्स नहीं रहेगा। अगर आपका प्रीमियम अप टू 2.5 लाख है तो मेच्योरिटी पे भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो वो एक एडवांटेज हो गया। तो वहां पे एक एडवांटेज आपको मिल गया। प्लस चूंकि ये नया ही है तो काफी बेनिफिट मिल रहा है आपको। एंड क्या है कि इसमें और भी इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, प्लस ग्रोथ का बेनिफिट तो मिल ही रहा है, राइट। एंड अगर आप एनआरआई कस्टमर हैं एंड आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, तो सिंपल से ये ध्यान रखिए कि अगर आप ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ पर मंथ से भी इन्वेस्ट करना चालू करते हैं ना, तो एक पॉइंट पे जाके आपका कॉर्पस 3 करोड़ तक का क्रिएट हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने कब स्टार्ट किया और कितने साल तक रखा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेना कैसे है वो बता देता हूँ। मैं एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ।
एंड उसके बाद हम अपना देखेंगे कि इसको लेना कैसे है। तो कैसा है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उसको आप क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इस पे आप गए, आप अपना व्यू प्लान्स पे गए, व्यू प्लान्स में आपको यहाँ पे सिटी डालना है। मैंने अपना सिटी डाल दिया, मैंने अपना एज डाल दिया। जैसे ही मैंने अपना एज डाल दिया, इनकम डाल दिया, ये मेरे को दिखा रहा है। अब ये जो दिख रहा है आपको, यही वाला मैं बात कर रहा था पीएनबी मेटलाइफ का। और ये मैन्युफैक्चरिंग फंड है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, काफ़ी सब कुछ दिख रहा है आपको। एंड ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा, फिर प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। एंड आप अपना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपको इन्वेस्ट करना हो उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर लीजिएगा, कितने साल आपको पे करना है, कितने साल का विड्रॉ करना है। लॉयल्टी एडिशंस वगैरह मिलेगा, प्लस एटीसी का टैक्स रिडक्शन जो है ही वो तो है ही। और बेस्ट पार्ट क्या है कि पॉलिसी बाजार पीएनबी मेटलाइफ का एक प्लैटिनम पार्टनर है। तो उससे क्या है कि आप यहाँ से लेने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी एंड आपको कोई इशू भी फेस नहीं होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा एडवांटेज है। तो आप चाहें तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। और इंडिया की ग्रोथ में अगर पार्टिसिपेट करना है ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपको फंड मिल सकता है आज के डेट में। क्योंकि कंपनीज तो मैंने दिखाएंगी कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं। टॉप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस आपके टॉप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस आपको ये फेथ भी है कि इंडिया एज ए कंट्री ग्रो कर रही है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा उससे ज़रूर जाके इस एनएफओ को चेक करिए एंड इस फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए।